थर्सडे स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ हम हाजिर मिलते हैं हम थर्सडे और इतवार को। प्रोग्राम का नाम है खेल के मैदान से और इसे आप देखते हैं हमारी यूट्यूब चैनल SHQ रेडियो एक्टिव पे। इस वक्त भारत और इंग्लैंड के दरमियान चौथा T20 जारी है। पहले T20 की बात हमने की जी, लेकिन अब आज हम बात करेंगे उन दो मैचेस की जो यानी दूसरा और तीसरा खेला गया। पहला उसमें से भारत ने जीता और फिर दूसरा यानी कि वो तीसरा था वो इंग्लैंड ने जीता। सही कह रहे हैं आप, सबका थी इंग्लैंड ने। देखिए जो दूसरा T20 हुआ उसमें इंडिया ने टीम में चेंजेस किए। मैंने कहा था कि अगर अक्षर पटेल भी खेलते हैं और सुंदर भी खेलते हैं तो दो में से एक लग्जरी है जी। वो इंडियन टीम समझ गई, उनको ड्रॉप कर दिया एक को। उनकी जगह सूर्य कुमार यादव आ गए और ईशान किशन आ गए धवन की जगह, जो बाद में बहुत अच्छा फैसला साबित हुआ और इंडिया ने मैच जीत लिया। वो पहला मैच था उनका ईशान किशन का और मैन ऑफ द मैच भी आए। जी हाँ, बहुत अच्छा खेला उन्होंने और इंग्लैंड ने वो शॉट देमसेल्व्स इन फुट जो कहते हैं अंग्रेजी में। रशीद ने कहा था रोटेशन और मैंने कहा था कि इंडिया की डिफीट का बाइस वुड बने। विकेट आर्चर ने 3 लिए, उनकी पेस हैंडल नहीं हुई इसलिए वो मैच में दूसरे ड्रॉप हो गए। और तीसरे मैच में वो जब हम आएंगे वो साबित किया उन्हें वुड का ड्रॉप करना कितना भारी पड़ा। देखिए ना, इंग्लैंड का स्कोर एक पीरियड में बहुत अच्छा था, उसमें 11 ओवर में कोई 90 के करीब स्कोर था, लेकिन उसके बाद जो 14 ओवर से 20वें ओवर तक इंडियन बॉलर्स ने बॉलिंग की और खासकर चेंज ऑफ पेस का जो इस्तेमाल किया। भुवनेश्वर ने वो क्या नाम है हार्दिक पांड्या ने और बाकियों ने उसमें रन नहीं बने, लाजवाब, वही मैच जीत गया इंडिया। लाजवाब बॉलिंग की, वो जो स्लो की ने बॉल वो कुछ समझ नहीं पाए उनके खिलाड़ी। और वो वन डायमेंशनल क्रिकेट खेलते हैं, मारे उनको नहीं समझ आया स्लो बॉल है, यूं उछाल रहे हैं कैच हो रहे हैं प्लेयर। तो वहां इंडिया अंदर आ गया जहां वो 180-85 तक स्कोर ले जाते वहां 160s में ही स्कोर रहा। लास्ट 6 ओवर में सिर्फ 44 रन बने, जबकि होता है लास्ट 60 से ऊपर बनते हैं, 60 से ऊपर बनते हैं। तो इसमें शुरुआत ठाकर ने भी अच्छी बॉलिंग की, हमें मानना पड़ेगा ये। और जब देखिए ना इंडिया की बारी आई तो बैटिंग उन्होंने अच्छी, बड़ी देर से एक शख्स 0-0 हो रहा था, विराट कोहली। और क्या कन्विंसिंग इनिंग खेली उनने और 10 पे बटलर से उनका कैच छूटा लेग साइड से। बटलर ने दोनों हाथ से डाइव मारी लेफ्ट पे। नॉर्मली कीपर ऐसे कैच को एक हाथ से डाइव मारता है, लेकिन उसके बाद निकल हाथ नहीं लगे ना। और स्ट्रोक्स खेले क्या कोहली ने दोनों मैचेस में। जी हाँ, दूसरे की बात करेंगे हम, ईशान किशन ने अच्छी बैटिंग की। यहाँ पे मैं एक बात और करूंगा, विराट कोहली पहले बल्लेबाज ऐसे बने जिन्होंने इंटरनेशनल T20 मैचेस में 3000 रन बनाए। अच्छा, तो बहुत नहीं, अब एवरेज 50 से ऊपर है T20 में, ये तो कमाल है ना कि 50 से ऊपर T20 में एवरेज होना, जहाँ 30 रन अच्छे माने जाते हैं। बिल्कुल सही। तो इसीलिए और इंग्लैंड की बॉलिंग में मामला ये रहा कि एक भी बॉलर सेटल नहीं हुआ, या तो बैट्समैन ने होने नहीं दिया या फिर किसी प्लान से बॉलिंग उस दिन हुई नहीं कि जो जहां मार रहा है बॉल चल रही है बॉल। और आर्चर नहीं चले क्योंकि वो फिट्स एंड स्टार्ट्स में चलते हैं। उसके अलावा जो बॉलिंग बाकी बॉलिंग लाइनअप थी उसको इंडिया ने एक जमने नहीं दिया, लेकिन उन्हें जमने की कोशिश भी नहीं की। सही कि मॉर्गन ने जो फील्ड सेट की वैसी बैटिंग बॉलिंग नहीं उन्हें की। और जो ईशान किशन का असॉल्ट हुआ कि ऊंची हिटें मार रहे हैं और उनको आप उस पर फीड कर रहे हैं। अगर आप फीड कर रहे हैं, अगर बॉल में टर्न है, मूवमेंट है, तो उस पर कैच निकल सकता है। जब दोनों नहीं है तो कैच कहाँ निकलेगा? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए वो हैंड्स डाउन इंडिया जीत गई। देखिए इसके बाद एक चीज का एहसास हुआ तीसरे मैच के बाद कि टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। जो टीम पहले बॉलिंग कर लेगी वो मैच जीत जाएगी, बैटिंग करके मैच है ना। या तो ड्यू कंडीशन है या कुछ और मसले हैं और प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, इसकी वजह से चांस उनका बढ़ जाएगा। तो हुआ भी ऐसा ही। एक तो इंडिया एक टाइम पे इतना बुरा हाल था कि इंडिया का स्कोर 125 नहीं बन रहा था। वहां वुड ने जिस पेस पे बॉलिंग की इंडियन बैट्समैन नहीं खेल पाए, हैंडल नहीं कर पाए, बहुत मुश्किल हुई। हालांकि बीच में आपने देखा होगा 2 शॉट्स एक ओवर में उनके, कोहली ने एक छक्का और चौका क्या मारा, अनबिलीवेबल। वुड की पेस 150 पे है, आर्चर से तेज है वो, लेकिन हासिल कर दिया वुड ने। उसके बाद इंडिया 73-72 हो गया, लेकिन बहुत संभाला कोहली अकेले ने। बहुत बेहतरीन बैटिंग की कोहली ने, जबरदस्त लाजवाब बैटिंग की उनने। स्कोर अच्छा हो गया, रशीद स्कोर फिर वो गेटेबल रेंज में रहा 160 के आसपास का, 156-57। तो इंग्लैंड को मुश्किल नहीं हुई इसमें। जेसन रॉय जल्दी आउट हो गए, लेकिन जो बटलर ने असॉल्ट किया उसका इंडिया का बस कोई जवाब नहीं था। जो खुल के बटलर ने मारा, एक आध कैच बीच में छूट गया उनका। और जो चहल की पिटाई हुई तीनों मैचों में, और मैंने पहले मैच में कहा था उनने ठाना है कि ये विकेट टेकिंग बॉलर है, उसको अटैक करो ऐसा कि वो डिमोरलाइज हो जाए। वो फास्ट बॉलिंग कर रहे थे ऑफ के बार और वाइड पे वाइड करते गए लेग स्पिन के बदले, वो लेग स्पिन भूल ही गए। तो इसलिए वो असर पड़ गया, प्रेशर पड़ गया।
और चौथे मैच आप देख रहे हैं, मैं नहीं कह सकता इंडिया ने क्या टीम सेलेक्ट की है, चेंजेस करने होंगे बॉलिंग में हैंडल करने के लिए। हार्दिक पांड्या अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, शार्दुल ठाकुर अच्छी कर रहे हैं प्लेयर, लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा कमजोर पड़ रहा है। वॉशिंगटन सुंदर विकेट नहीं ले पाते हैं, डिलीवर कर रहे, थोड़े रन रोक लेंगे, लेकिन जब मारना चाहे बैट्समैन मार सकता है उनको। प्रोग्राम में एक सवाल शामिल करेंगे जी, उसके बाद आएंगे पहले सेगमेंट की जानिब। ये सवाल हमसे पूछा है मोहम्मद रमजान ने, आपने जगह का नाम नहीं लिखा, लिखते हैं कि पाकिस्तान ने जो अपनी टीम सिलेक्ट की है जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे दौरे के लिए, उसके बारे में आपकी क्या राय है? रिलेटेड एक और सवाल रशीद मैं इसमें ऐड करूंगा, फिर जी, जी, जवाब दूंगा इसका। ये मुश्ताक कुमार है मंजगाम बारामुल्ला से, ये कहते हैं कि आपका हसनैन के बारे में क्या ख्याल है? मुझे लगता है रऊफ हारिस इंटरनेशनल क्रिकेट के लायक प्लेयर नहीं है जी। देखिए जो टीम सिलेक्ट की है वही किस्सा जारी है जिसकी मैं रिपीटेडली बात करता हूँ। 6-7 प्लेयर ड्रॉप हो गए, उसमें से 3 ऐसे हैं जिसने साउथ अफ्रीका की सीरीज में 14 में थे, एक भी मैच नहीं खेला। क्या कसूर है उनका? और वनडे में हारिस सुहेल को आप ड्रॉप ही नहीं कर सकते जी। वो रेगुलरली स्कोर करते हैं, पिछले 3 साल में उनकी एवरेज 50 से ऊपर है वनडे में, वो ड्रॉप हो गई टीम से। इमाद वसीम बड़े ही कैपेबल हैं T20 में, खासकर रन बनाते हैं तेज और विकेट ले लेते हैं वक्त पे, फील्डर अच्छे हैं, वो भी ड्रॉप हो गए टीम से। फिर शोएब मलिक नहीं है, हो सकता है एक्सपेक्टेड सीनियर प्लेयर नहीं होंगे टीम में। कुछ हफीज की वापसी अच्छा है, शर्जील खान की वापसी अच्छी बात है, टीम में आए, लेकिन फिर वही मसला हुआ है कि लगातार टीम बदल रही है। मोहम्मद वसीम चाहते क्या है ये किसी को समझ नहीं आ रहा है। और इसमें इंजमाम ने एक बात की है, इंजमाम बड़े खफा हुए हैं जब मोहम्मद वसीम ने कहा है कि मैंने बाबर आजम को कहा तुम्हारा खेलने का काम है, टीम सेलेक्ट करने का मेरा काम है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल गलत बोला है उन्होंने, ये कैप्टन है, टीम इसको चलानी है, इससे बात जरूर करनी है, टीम सेलेक्ट करने से पहले बात करनी जरूरी है, और नहीं की है मोहम्मद वसीम ने। अब वही हो रहा है, फिर वो वन मैन शो हो रहा है, वो जिसको ले रहे हैं जिसको ड्रॉप कर रहे हैं, और रोज नए प्लेयर आ रहे हैं टीम में। यही चीज है जो उनकी टीम को संभलने नहीं देगी, टीम को बनने नहीं देगी। हमने कई बार अपने प्रोग्रामों में बात की है कि अगर आपने कोई टीम सिलेक्ट की है, उस टीम को एक मौका दीजिए। बिल्कुल, अब एक सस्टेन करिए, फिर क्यों सिलेक्ट किया। बिल्कुल। एक और बात ये भी कि देखिए वो इमाम उल हक और फखर जमान वनडे में वापस आए, ठीक है, लंबी इनिंग खेलनी होगी तो शायद उन कंडीशन में काम आ जाए। टेस्ट में यासिर शाह नहीं, क्योंकि नी इंजरी है उनको, और जाहिद महमूद लेग स्पिनर आए हैं टेस्ट में। तो ये टीम सेलेक्ट की है इनने, इसमें फिर टेंशन में होंगे खिलाड़ी जी कि PSL में 5-6 ओवर अच्छे किए, टीम में आ गया, मगर पता है कि मुझे निकाल देंगे अगली सीरीज में। सही बात है, वो निकाल दिया जाएगा खिलाड़ी। अगर आप आ जाए हसनैन की बात पे, जो हमने हसनैन को देखा जब उनने टेस्ट खेला, बहुत अर्ली खिला दिया उनको, तो उन्हें अच्छी बॉलिंग नहीं की जब भी खेला, और उनको कोई कंट्रोल नहीं है, कोई सिचुएशन का पता नहीं है बॉलिंग करते। बिल्कुल। ऑफ लेट थोड़ी अच्छी की है उन्हें बॉलिंग, लेकिन आप उनको 2 फॉर्मेट में खिला लेते हैं, मेरे ख्याल में उनके लिए ज्यादती है। अभी ऑफ लेट जो शनवारी थे फास्ट बॉलर लेफ्ट आर्म, वो कहाँ गए? वो तो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। आपने रऊफ हारिस की बात की है कि फास्ट बॉलर इंटरनेशनल क्रिकेट के लायक नहीं है, वो अच्छे बॉलर है, आपको थोड़ा सस्टेन करना होगा उनको। आपने अगर बिग बैश में उनको बॉलिंग करते देखा होगा इंटरनेशनल खिलाड़ियों को, वहीं से पाकिस्तान ने भी देखा, तब तक सिलेक्ट नहीं किया था उनको। जब ऑस्ट्रेलिया में हम भी हैरान हो गए, ये इतनी पेस पे अच्छी बॉलिंग कौन कर रहा है। तो उनको थोड़ा बॉलिंग कोच ने नर्चर करना होगा, टीम ने सपोर्ट करना होगा। वो फ्यूचर के फास्ट बॉलर हैं अच्छे टीम के, और जो बड़ी क्रिकेट खेल चुका है किसी हद तक, तो उनसे फायदा होगा। लेकिन जो टीम सेलेक्ट हुई है, कोई भी इस टीम से मुतमईन नहीं है, बाबर आजम समेत। आते हैं आज के इस अपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब। हर साल स्पोर्ट्स के लिए एक बजट मुकर्रर किया जाता है, नेशनल बजट जो कौमी बजट होता है, स्पोर्ट्स के लिए अलग से बजट दिया जाता है। 2021-2022 का जो बजट दिया गया है, बजट फॉर 2021-22 जी, उसके बारे में हम एक सेगमेंट आपके लिए पेश कर रहे हैं। ये तहरीर है आबिद रशीद बाबा की, और इसे तरतीब दिया है सईद हुमायूं कैसर ने। ओलंपिक्स में भारत की नाकामी के चर्चे हर 4 साल बाद दोहराए जाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट में 125 करोड़
आबादी वाला मुल्क तमगे क्यों नहीं निकाल पाता, या खराब कारकर्दगी की बुनियादी वजूहात को जानने की कोशिश की जाती है। माजी करीब में हालात बेहतरी की ओर गामजन हो रहे हैं। आजकल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में स्पोर्ट्स को काफ़ी अहमियत दी जाती है। हमारे मुल्क में तमिलनाडु और महाराष्ट्र ऐसी दो रियासतें हैं जहां लोगों में खेलों के तई उन्स में इजाफा देखने को मिला। कुश्ती का अखाड़ा हो या क्रिकेट का मैदान, शहर हो या गांव, इन दो रियासतों में खेल को जिंदगी का हिस्सा बनाने वाले लोगों की तादाद ज्यादा है। तमिलनाडु में 56%, जबकि महाराष्ट्र में 53% लोग बिलवास्ता या बिलावास्ता खेलों के साथ मुसलसल जुड़े रहते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ खेल और खिलाड़ी पर रकम कसीर खर्च होता है। हम मरकजी स्पोर्ट्स बजट की मुफस्सल बात करेंगे, लेकिन पहले एक मिसाल सुनिए। औरंगाबाद जिले के बफूल गांव में कायम जय हिंद विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ एथलेटिक्स के गुर सिखाए जाते हैं। तमिलनाडु में आप किसी भी गांव में कोई भी खेल खेलें तो आपको खुद से कोई भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ की रियासती सरकार आपका खर्चा बर्दाश्त करते हैं, इसीलिए मुल्क के स्पोर्टिंग सीन में अव्वल पायदान पर है। ख्वाबों और खेल के जरिए अपनी जिंदगी को बदलने की उम्मीद से ही इन्हें आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। यह अमल रियासती सरकारों के सहारे या माली ताउन के बिना काफी मुश्किल नजर आता है। गुज़श्ता साल के मरकजी बजट में सरकार ने 2826.92 करोड़ रुपए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स को मुख्तस किए। 2020 में खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत आने वाले फंड्स में काफी इजाफा देखने को मिला। अचानक ऐसा हुआ कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई को 500 करोड़ रुपए, जबकि खेलो इंडिया के तहत 900 करोड़ रुपए वागुजार किए गए। सिक्के का दूसरा रुख जानने पर आपको यह फैसला हैरान कुन भी और दिलचस्प भी नजर आएगा। इसलिए इस मुतनाज़िया फैसले पर कई मरतबा मुल्क भर में खेल दुनिया से वाबस्ता लोगों ने चाय पे चर्चे वाले मुबाहिसे मुनक्कद किए। साई का असल मकसद यह है कि बुनियादी ढांचे को फरोग मिल सके। अब खेलो इंडिया का दावा यह है कि ये मुल्क भर में स्पोर्टिंग कल्चर में नई जान डालने में मदद कर रहा है। साई के पास एकेडमीज है, कोचेज हैं, मैदान है, लेकिन खेलो इंडिया किस बुनियाद पर खिलाड़ियों को मुंतखब करते हैं, इस पर कई सवालात पूछे जाते हैं। दूसरी बात, खेलो इंडिया का तस्वुर राज्यवर्धन सिंह राठौर का था, जिन्होंने इसे स्कूल गेम्स में शामिल करने का कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन वो शायद ये भूल गए कि उस काम के लिए तो यानी स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जो कौमी सतह पर जूनियर और सब जूनियर सतह के मुकाबले कराते हैं, टैलेंट को परखते हैं और उन्हें मुल्क की नुमाइंदगी के लिए भेजते हैं। लेकिन खेलो इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है? तज्जिया निगार और पॉलिटिक्स ऑफ स्पोर्ट्स पर गहरी निगाह रखने वाले ये भी पूछते हैं कि साई का स्कोप सुकड़ता क्यों जा रहा है। 2021-22 के माली साल के लिए सरकार ने 2596.14 करोड़ रुपए मुख्तस किए, यानी गुज़श्ता साल के मुकाबले 230.78 करोड़ रुपए कम किए गए। वजह है कि 2020 में कई खेलों मुलतवी होने की वजह से स्पोर्ट्स बजट मजीद कम करके 1800.15 करोड़ रुपए ही रह गया था। पिछले साल साई को 500 करोड़ रुपए मिले थे, रवां साल के लिए इन्हें 660.41 करोड़ रुपए मिलेंगे। साई एक नोडल ऑर्गेनाइजेशन है जो इवेंट्स, इक्विपमेंट्स, कोचेस, प्लेयर्स, ट्रेनिंग वगैरह का इंतजाम संभालती है। NSF यानी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को 2020 में 245 करोड़ रुपए मिले, इस साल 280 करोड़ रुपए मिलने की आशा है। रवां साल का स्पोर्ट्स बजट देखने के बाद स्पोर्ट्स पर्सन्स उदास क्यों हुए? उसकी वजह यह है कि मुराआत में कमी कर दी गई, इसे 70 करोड़ से 53 करोड़ कर दिया गया। इसके अलावा नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड यानी NSDF के बजट में 50% कमी करके इसे सिर्फ 25 करोड़ कर दिया गया। NWF यानी नेशनल वेलफेयर फंड फॉर स्पोर्ट्स पर्सन्स में कोई इजाफा नहीं हुआ, यह बदस्तूर 2 करोड़ रुपए रहेगा, जबकि हर साल की तरह मखसूस जम्मू कश्मीर में खेलों की बेहतरी और बढ़ोतरी के लिए रकम यानी 50 करोड़ में कोई कमी नहीं की गई। अब देखना यह होगा कि मरकज के जेर इंतजाम वाले इस खत्ते में आने वाले 12 महीनों में ये 50 करोड़ रुपए कैसे शफाफियत से खर्च किए जाएंगे। उधर लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन को 55 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जबकि पिछले साल के 2 करोड़ के मुकाबले इस साल वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा को 2.5 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए। यूनियन स्पोर्ट्स सेक्रेटरी रवि मित्तल ने हंगामी बुनियादों पर बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजट के मुख्तलिफ गोशों का जायजा लेते हुए इत्मीनान का इजहार किया, लेकिन ये बताने से गुरेज किया कि पिछले साल कोविड के बावजूद खेलो इंडिया के लिए 890.42 करोड़ रुपए थे, तो इस साल 657.71 करोड़
करोड़ ही क्यों, ये हमारी समझ से बालातर है। आप देख रहे हैं इस वक्त एसएचक्यू रेडियो एक्टिव यूट्यूब चैनल पे हमारा स्पोर्ट्स प्रोग्राम खेल के मैदान से। ये हमारा नहीं बल्कि आपका है, जब आप हैं तब हम हैं, बिल्कुल सही। और आपके लिए ही ये प्रोग्राम पेश होता है। आते हैं एक और सवाल की जानिब जी। ये सवाल लिख भेजा है बिलाल खान आवान ने। आप चिठे बांडीपुरा से पूछते हैं कि हॉल ऑफ फेम क्या है और इसमें एक खिलाड़ी को दाखिल कैसे किया जाता है। जी, हॉल ऑफ फेम के हवाले से ने सवाल किया है कि हॉल ऑफ फेम में खिलाड़ी कैसे आता है। इसकी एक तरतीब है, एक सिस्टम है जिसके जरिए वो आता है कि जब खिलाड़ी लेजेंडरी स्टेटस अचीव करता है तो लेजेंडरी स्टेटस अचीव कैसे करता है। मामला ये है, पहले ये समझना है हमको कि 1894 से 2014 तक जिसने कम से कम 20 टेस्ट खेले हों और 30 फर्स्ट क्लास मैच खेले हों, उसे लेजेंडरी स्टेटस मानते हैं। अच्छा, उनमें से शामिल हो सकता है खिलाड़ी, हो या ना हो अलग बात है, क्योंकि उसके लिए कमेटी है जो डिसाइड करेगी। 1915 से 1977 तक अगर आप लेंगे पीरियड, उसमें 20 टेस्ट और 100 फर्स्ट क्लास मैचेस अच्छा मिनिमम है रिक्वायरमेंट इस स्टेटस के लिए कि आप हॉल ऑफ फेम में आएंगे। अगर आप आगे बढ़ेंगे, अगर आप देखेंगे 1977 से 2012 तक या 78 से 2012 तक, उसमें 50 टेस्ट और 100 वनडे इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट रखी है कि आप एलिजिबल हैं फॉर इंडक्शन इनटू हॉल ऑफ फेम। आप होंगे या नहीं ये जरूरी नहीं है, जी जी, क्योंकि इसके लिए कमेटी है। ये बेसिक है, ये आपने करना होगा। हाँ, ये जिसने नहीं किया वो हॉल ऑफ फेम में नहीं आ सकता है। जिसने किया हो उसके बाद वो कमेटी डिसाइड करती है, उसके बहुत चीजें देखती है, किस पीरियड में किया, किन टीमों के साथ खेला, टीम की परफॉर्मेंस पे इनकी परफॉर्मेंस का क्या असर पड़ा, सम टोटल में कंट्रीब्यूशन अपनी कंट्री के लिए और क्रिकेट के लिए कितना रहा, तो फिर हॉल ऑफ फेम में प्लेयर इंडक्ट होता है। सवाल हम तक पहुंचा है, ये मलिक बिलाल ने हमसे पूछा है, आपने जगह का नाम नहीं लिखा है। लिखते हैं कि पिछले 15 सालों में या इससे भी ज्यादा में मेसी और रोनाल्डो जैसे खिलाड़ी पैदा नहीं हुए। आपकी क्या राय है? और साथ ही दूसरा पार्ट में बाद में जवाब दूंगा, पहले मैं फर्स्ट पार्ट कर देता हूं। हाँ, दे दीजिए। देखिए, फर्स्ट पार्ट है, आपने कहा ये तो खिलाड़ी हुए हैं, सही है, हुए हैं, लेकिन इसी पीरियड में ब्राजील का रोनाल्डो भी था, इसी पीरियड में जिडान भी आए हैं, रॉबर्टो कार्लोस भी आए हैं, रेनाल्डिनियो भी आए हैं, रिवाल्डो भी आए हैं, फीगो भी आए हैं, यू नेम इट। पता नहीं है हमें, तो इसका मतलब नहीं वो ग्रेट प्लेयर नहीं थे। अजीम प्लेयर आए हैं इस पीरियड में। आपको मैं बताऊंगा, बफून आए हैं, बफून जो गोलकीपर थे, काका आए हैं, नॉयर आए हैं इस पीरियड में। इस पीरियड में ओलिवर कान जैसा गोलकीपर आपके पास आया है, लेवेंडस्की आया है, ईटो आए हैं, श्वाइनस्टाइगर आए हैं, मुलर आए हैं, हिसाब ही नहीं है कितने अजीम प्लेयर है। पेरलो आए हैं, अजीम प्लेयर माने जाते हैं, इनियस्टा आए हैं, डेविड विया आए हैं। ऐसी बात नहीं है कि इस पीरियड में सिर्फ हमने ये 4 नाम सुने। शाह भी आए हैं खेलने के लिए और जिन्हें बहुत कमाल किया है। हम कह रहे नहीं बस वो 2 हैं, नहीं नहीं, अजीम प्लेयर है। जो जिडान की अचीवमेंट है अभी इन 2 की नहीं है आलमी कप में, ये कहीं नहीं है जिडान के सामने। जब जिडान 2006 का आलमी कप खेल रहे थे तो दुनिया में एक ही बात हुई, पहली मैराडोना एंड जिडान, ओनली 3। उसके बाद के पीरियड में ये हैं, इनकी जो वर्ल्ड कप में उनकी अचीवमेंट है वो ये मैच नहीं कर सकते। जो उनकी अचीवमेंट यूरोपियन चैंपियंस नेशंस कप जिताने में अपने मुल्क को है, वो इन्हें भी अचीव नहीं किया। अच्छे प्लेयर हैं, ये ग्रेट है, विदाउट डाउट मेसी को ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम मानते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन हम कहें नहीं, इनसे पहले भी नहीं, कुछ सालों में नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरा पार्ट ये है कि आजकल के जो यंग खिलाड़ी हैं, अर्लिंग हॉलैंड जी और एम्बापे, क्या ये अगले मेसी या रोनाल्डो हो सकते हैं? देखिए, पहली बात है कि हमको ढूंढना नहीं है अगला मेसी या रोनाल्डो। हमने अगला तेंदुलकर आएंगे, कोहली आ गए, कुछ लोग तेंदुलकर को भूल गए। ऐसा होता है, ये नहीं होता है एंड हो गई गेम, पहले के बाद एंड हो गई, मैराडोना के बाद एंड हो गई तो मेसी पैदा हो गए ना, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो आपने कहा सिर्फ इतने ही प्लेयर नहीं है इस वक्त। डिबाला है अर्जेंटीना के, बेमिसाल, इनसे ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस है उनकी। कुछ और नाम है जो मेरे सामने मैंने आपके लिए जमा किए हैं, जिनको मैं फुटबॉल खेलते देखता हूँ आजकल। उसमें सादियो माने और महाराज भी तो खेल रहे हैं अच्छा, पहले उनको तो आप जानते हैं। फिर
कुछ प्लेयर हैं जैसे जॉर्डन सॉन्चो है, वो डॉर्टमंड में खेलते हैं, इंग्लैंड में खेलते हैं। फोडन इंग्लैंड में खेलते हैं, वो खिलाड़ी अच्छे हैं। सैंडर टोनाली हैं, वो जबरदस्त खिलाड़ी हैं इटली के। और डीगो लेनेस हैं, बड़े जबरदस्त खिलाड़ी हैं। जियानलोगी दुरामान गोलकीपर हैं, 18 के 19 साल के हैं। उसके बगैर एक और खिलाड़ी हैं ब्राजील के जो रियल मैड्रिड में खेल रहे हैं, रॉड्रिगो उनका नाम है। कहते हैं ये इस वक्त 16 के कुछ 17 साल के हैं। ऐसा खिलाड़ी आजकल दुनिया में है नहीं कोई। तो हम 2-3 तक महदूद ना करें अपने आप को, बिल्कुल कि उसके बगैर आपके पास आंसू फती हैं, बाकी हैं, बहुत खिलाड़ी हैं यंग जो अच्छा खेल रहे हैं। और एक खिलाड़ी यंग और ओल्ड के बीच में नेमार है जी, जो बेमिसाल है। बिल्कुल सही। और अगले सवाल की जानिब आते हैं। ये सवाल अशरफ भट्ट ने पूछा है। अशरफ भट्ट साहब ने भी जगह का नाम नहीं लिखा है। लिखते हैं कि इंडिया ने कहा है कि एशिया कप में हम अपनी बी टीम भेजेंगे, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहें? क्या ये सही फैसला है या नहीं? देखिए, सही फैसला तो नहीं है किसी सूरत में। इंडिया एक टॉप टीम है दुनिया की। जब इंडिया ही एशिया कप की अहमियत नहीं समझेगा तो फिर एशिया कप की वैल्यू कम तो हो ही जाएगी। लेकिन बीसीसीआई की प्रायोरिटीज बड़ी डिफरेंट है बाकियों से। इनकी पहली प्रायोरिटी अब इस वक्त हमें लग रहा है आईपीएल है जी, उसके बाद वनडे और T20 है, और उसके बाद टेस्ट मैच प्रायोरिटीज में। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये इसलिए करेंगे कि प्लेयरों को रेस्ट मिले, आईपीएल खेलें, उसमें मजे करें, पैसे कमाएं, तमाशा अच्छा रहे। तो उसके बाद एशिया कप में कोई भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक और चीज भी आप सोचें, ये नहीं मैं जस्टिफाई कुछ कर रहा हूँ, जो इंडिया बी टीम भेजेगा वो एशिया कप जीत सकती है। जी सकती है ना, जीत सकती है, इसमें कोई शक ही नहीं। हमने नहीं देखा 2007 में जो वर्ल्ड कप खेलने के लिए टीम गई थी, बिल्कुल छोटे बच्चे सेलेक्ट किए थे विंग सेकर ने। क्या किए थे? बिल्कुल छोटे बच्चे भेज देंगे, बी टीम ये भेजेंगे। T20 उन्हीं का क्रिकेट, वो T20 जीत के आए वहां से। और उसमें एक हरभजन सीनियर खिलाड़ी थे और एक आध सहवाग थे, एक आध खिलाड़ी सीनियर थे, बिल्कुल। बाकी तो बिल्कुल। और धोनी को कैप्टन बना दिया, धोनी को, और वो विंग सेकर का जबरदस्त कदम, बिल्कुल जबरदस्त सही। कदम। उसके बाद कितना चेंज आ गया। है। बहरहाल ये चीज होती है, आपने सही कहा कि इंडिया के पास बेंच स्ट्रेंथ इतनी है और बिल्कुल आप आराम से जीत एक सकते अच्छी हैं। कॉम्बिनेशन एक सवाल एक जहन में है कि अभी जो हालात देख रहे हैं, आज ये जो मैच चल रहा है इंग्लैंड और भारत के दरमियान, इसमें कोई स्पेक्टेटर नहीं है, किसी को इजाजत नहीं है, हालात कहीं और खराब ना हो जाए। देखिए, पहले ये पूछा जाए कि वो 20-30-40 हजार कैसे अहमदाबाद के बाकी मैचों में आए, ये जानते हुए कि कोविड खत्म नहीं हुआ है। उसमें कोई किसी ने कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, कोई मास्क पहन के नहीं था, 10% भी नहीं थे। पैसे के लिए आपने कर दिया, लोगों को खुश करने के लिए कर दिया, स्टेडियम का नाम करने के लिए कर दिया। ये सोचे बगैर इससे क्या होगा, पहले वो फिक्स करें रिस्पॉन्सिबिलिटी, हु अलाउड इट एंड व्हाई डिड दैट हैपन। अब बहुत लेट है अब ये बात माननी। इसी बात पर लेते हैं आज के स्पोर्ट्स मैगजीन से इजाजत। खुदा हाफिज।